वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग कॉमन मिस्टेक्स एंड ट्रैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं और कहाँ कहाँ फंसते हैं। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने फटाफट रिवीजन किए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, राइट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, राइट। स्लोप के बारे में भी मैंने थोड़ा डिस्कशन किया था उस टाइम। अब कुछ चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है जहाँ पर गलतियाँ होती हैं, जैसे कि एट रेस्ट वर्सेस नो मोशन। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है इसका मतलब नो मोशन एट ऑल ऐसा नहीं होता। रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई मोशन नहीं हो रही है। रेस्ट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज रिलेटेड टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने कहा कि रेस्ट में है कोई बुक टेबल पे, तो वो मैंने कहा अर्थ के सरफेस से खड़े होकर, लेकिन किसी और प्लैनेट पे चले जाके बोलोगे तो वो बात नहीं होगी, वो बुक तब रेस्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी हमने एडजेक्टिव लगाया रेस्ट का, मोशन का, वो रिलेटिव होता है, हमेशा हमेशा रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता, इसका ख्याल रखना। एग्जाम्पल, पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस, वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू बस, लेकिन मूविंग है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो अलग अलग रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग उसका डिस्क्रिप्शन होता है। वैसे ही डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है क्या? कब हो सकती है? मैंने एक केस बताया था। ये तभी पॉसिबल है जब एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा हो, तभी उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जोड़ोगे तो डिस्टेंस भी वही आएगी और डिस्प्लेसमेंट भी वही आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जोड़ने पे ही आती है। ठीक है, तब ये जो इक्वेशन बताई गई थी, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि देखो, जनरली तो डिस्टेंस बड़ा होगा ही डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन सिर्फ एक केस है जहां पर वो इक्वल भी होता है, जहां पर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो। तो ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, ये हमेशा ट्रू है। ट्रैप इसमें ये है, अच्छा गलतियां यहाँ ये होती हैं कि बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी सेम ले लेते हैं। देखो, सेम लेने की गलती मत करना, सेम सिर्फ एक केस में होता है, वो मैंने बता दिया, स्ट्रेट लाइन में। अदरवाइज डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जोड़ने वाली शॉर्टेस्ट लाइन होगी। और ट्रैप क्या होता है? अगर मान लो एक फुल राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक लिया जाए, ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो डिस्टेंस उस केस में क्या होगा? नॉन जीरो होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ, अगर मान लो ओ पॉइंट से स्टार्ट किया, घूम के एक चक्कर के बाद वापस ओ पे आ गया, तो डिस्टेंस उसमें कुछ ना कुछ होगी होगी, दैट विल बी 2πr, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो करने के बजाय डिस्टेंस जीरो कर देते हैं बच्चे, और वेलोसिटी निकालने जाते हैं तो उसमें डिस्टेंस बाय टाइम रख देते हैं, जबकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, फॉर्मूलेज का मिसप्लेसिंग नहीं करनी है। अब स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। देखो, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, राइट। अगर हम लोग इग्नोर कर दें डायरेक्शन को, तो वेलोसिटी में देखो डायरेक्शन इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। इग्नोर कर देते हैं डायरेक्शन को तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। वेलोसिटी की जब भी जिक्र हो रही हो तो डायरेक्शन को मस्ट है कि इंक्लूड करना, अदरवाइज यू विल प्रोसीड रॉन्गली ओनली। तो राइटिंग वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ये गलत तरीका है, 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट ये सही तरीका है। ठीक है, इसका ख्याल रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी क्वेश्चंस में। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कभी कभी हम लोग सिमिलर मान लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इन दोनों का एग्जाम्पल भी मैंने अच्छे से बताया हुआ है। दे आर इक्वल ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन। अब ये दोनों कभी इक्वल होंगे क्या? यस, एक केस में सिर्फ और सिर्फ, वो क्या है? जब पार्टिकल एक डायरेक्शन या एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उस केस में टोटल डिस्टेंस भी उतनी ही होगी और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ही होगी, तो उसको टाइम से डिवाइड करने पे एवरेज स्पीड भी उतनी ही आएगी और एवरेज वेलोसिटी भी उतनी ही आएगी, करेक्ट। लेकिन अगर हम लोग रिटर्न टू स्टार्ट का केस लें, मान लो एक पार्टिकल है, ए से स्टार्ट किया, बी तक गया और बी से रिटर्न होके वापस ए पे आ गया। ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? ए बी प्लस बी ए, राइट। मान लो डिस्टेंस इनके बीच में एक्स है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? एक्चुअल पाथ कवर्ड विच इज एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2x।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, यानी कि जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए जो डिस्टेंस आ रहा है 2x, जो न्यूमरेटर में रहता है 2x बाई टाइम, वो तो नॉन जीरो है, इसीलिए नॉन जीरो एवरेज स्पीड आएगी। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है, स्पीड इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी एक्चुअली एक एग्जाम्पल समझते हैं इसे। देखो, अगर मैंने कोई वेलोसिटी ली 3i + 4j, ये वेक्टर फॉर्म में है, इसकी वेलोसिटी i के डायरेक्शन में भी कुछ है एक कंपोनेंट, और j के डायरेक्शन में यानी कि y के डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट है इसका। तो ये वेलोसिटी दी हुई है, राइट, वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है इसमें डायरेक्शन होगी, इसीलिए हमने आई कैप और जे कैप का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन अगर मैं पूछूं इसी को स्पीड में कन्वर्ट करो, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि √3² + 4² यानी कि 5 आ जाएगा। और ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। तो यहां पर एक चीज लिखा हुआ है कि स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ये ऑलवेज होगा, स्पीड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। जनरली तो जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वेलोसिटी का, यहां मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है वेलोसिटी का? 5 आ रहा है। तो ये स्पीड जो होती है वो 5 से बड़ी ही होगी, नहीं तो उसकी इक्वल होगी। इक्वल कब होगी? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, तभी होगी। और बड़ी तब होगी जब डिस्टेंस जनरली जो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, उसको जब डिवाइड करेंगे टाइम से, तो स्पीड की वैल्यू जो है वेलोसिटी से जनरली बड़ी आ जाएगी, है ना। इसीलिए ग्रेटर देन तो समझ में आ रहा है, इक्वल टू तब होता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं, वो तब होता है जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा होता है पार्टिकल, ठीक है। और ये यहीं से आता है, क्योंकि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो इसी को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो यही रिलेशन आ जाता है। लेकिन बच्चे गलती करते हैं, स्पीड को लेस देन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी मान लेते हैं। ये कभी पॉसिबल नहीं है, दिस इज नेवर पॉसिबल। स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कभी भी कम नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, यहां पर बराबर आ रही थी, ठीक है, लेकिन कभी भी स्पीड मैग्नीट्यूड वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। अब सिक्स्थ पॉइंट है, जीरो वेलोसिटी का मतलब जीरो स्पीड होता है क्या? इसको समझते हैं। ओनली ट्रू फॉर इंस्टेंटेनियस केस। जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? जीरो वेलोसिटी का मतलब हुआ जीरो डिस्प्लेसमेंट, राइट, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और जीरो वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, न्यूमरेटर जीरो है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या डिस्टेंस भी जीरो होगा? नहीं। एक सर्कुलर ट्रैक लो, सर्कुलर ट्रैक में ओ से स्टार्ट करो, एक चक्कर काटने के बाद ओ पे आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ। और अगर डिस्टेंस जीरो नहीं है तो स्पीड जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसीलिए जीरो वेलोसिटी का मतलब जीरो स्पीड नहीं होता है, ठीक है। यहां भी बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। और ये ट्रू तभी होता है सिर्फ एक केस में, जब इंस्टेंटेनियस हमने केस लिया हो, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने अगर स्पीड निकाली हो और वेलोसिटी निकाली हो, तब दोनों सेम आते हैं, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल थ्रो, अगर मान लो हमने कोई बॉल को ऊपर थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड्स, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है? क्योंकि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली उस पॉइंट पे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx/dt, बताया था मैंने ग्राफ के दौरान। लेकिन स्पीड एट अदर टाइम्स विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। स्पीड अदर टाइम पे जीरो नहीं होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होगी सिर्फ, क्योंकि जब ऊपर की ओर फेंकते हो तो वेलोसिटी ऊपर जाते समय घटती रहती है, क्योंकि नीचे जी लग रहा होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और फिर नीचे आने पे बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी या स्पीड का जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है विच इज स्पीड, वो ऑल टाइम्स पे एक्सेप्ट दैट हाईएस्ट पॉइंट नॉन जीरो होगा, जो यहां लिखा हुआ है। और एट दैट इंस्टेंट हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज हाउ वी कम टू द एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, और इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।